साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है मधुशाला तथागत रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र। संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र का अर्थ है अर्थात मैं बिल्कुल जीरो से पूरा पढ़ा रहा हूँ अनंत तक, जितना भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको सिलेक्शन की। तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए तो बिल्कुल रामबाण है, जो पुराने हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग संपूर्ण यानी कि हम पहले ही से बताते आ रहे हैं कि सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आप लॉन्ग पढ़ेंगे तभी आपका कम समय में ही सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ेंगे तो शॉर्टकट इसी तरह से होते रहेंगे, आपकी लाइफ भी शॉर्टकट हो जाएगी। कब निकल जाएगी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हर बार आप 1-2 प्रश्नों से छटते रहेंगे। तो मैं विस्तार से पढ़ा रहा हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। मैं हिंदी साहित्य के इतिहास परंपरा हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को चला रहा हूँ, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस प्रसंग में चल रहे हैं कंटिन्यूअस। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर दिया है, उनके व्यक्तिगत जीवन, उनकी रचनाओं के बारे में। अब उनकी रचनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा मैं कर रहा हूँ। तो उनकी रचनाओं में सबसे पहले मैं जो चर्चा कर रहा हूँ उसमें उनके उपन्यासों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पहला उपन्यास हमने उनकी बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में विस्तार से चर्चा कर दिया है। उसके बाद उनका दूसरा उपन्यास चारु चंद्रलेखा के बारे में कर दिया है। अब ये अगली वीडियो अगला प्रसंग है, जो आज का प्रसंग हमने लिया है, उनमें उपन्यास उनका है तीसरा उपन्यास, जो कि जिसका नाम है पुनर्नवा उपन्यास। तो पुनर्नवा उपन्यास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह उपन्यास पुनर्नवा, जैसा कि पुनर्नवा का अर्थ अगर जानना चाहेंगे तो पुनर्नवा का अर्थ होता है गाँव में, शहरों में लोग तो बहुत कम सुने होंगे या इसका शुद्ध नाम जानते होंगे, जिसका नाम है गदहपूर्णा। गाँव में गजपूर्णा कहा जाता है। तो पुनर्नवा को का जो अर्थ है वो गदहपूर्णा के नाम से जानते हैं। पुनर्नवा को गदहपूर्णा के नाम से जानते हैं। यह एक औषधि है, औषधीय पौधा है, ठीक है। पुनर्नवा जो होता है एक औषधीय पौधा है, जिससे कई औषधियाँ बनती हैं, तो उसको गदहपूर्णा या पुनर्नवा के नाम से जानते हैं। तो इसका वानस्पतिक नाम अगर मानेंगे तो गदहपूर्णा है, ठीक है। यह देसी भाषा में गजपूर्णा भी कहा जाता है या ग्रामीण भाषा में। तो पुनर्नवा उपन्यास पर पुनर्नवा यानी कि इस औषधि पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये उपन्यास लिखा है। तो पुनर्नवा उपन्यास का प्रकाशन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सन 1973 ईस्वी में इसका प्रकाशन करवाया था, ठीक है। इस पुनर्नवा उपन्यास को एक प्रतीक रूप में लेकर के इन्होंने किस प्रकार से इसकी रचना किया है या किस काल की रचना किया, किस काल की के बारे में इन्होंने उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा किया है और इसकी समस्याएं क्या क्या रही हैं उसके बारे में आइए विस्तार से मैं आपको लिख के बता देता हूं, ताकि आप इसके बारे में भविष्य में भी अगर लिखे रहेंगे तो विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो पुनर्नवा उपन्यास, जिसका प्रकाशन सन 1973 ईस्वी में हुआ था, यह एक औषधीय पौधा है, ठीक है। इसका अशाब्दिक अर्थ होता है गदहपूर्णा या वैज्ञानिक नाम भी गदहपूर्णा है। तो आइए पुनर्नवा, जो कि इसमें चौथी शताब्दी की घटनाओं का वर्णन है, विस्तार से मैं चर्चा कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज का उपन्यास है पुनर्नवा, ठीक है। पुनर्नवा अर्थात गदहपूर्णा, गांव में इसे गजपूर्णा या गदहपूर्णा के नाम से जानते हैं। इसका प्रकाशन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1973 में करवाया था। पुनर्नवा उपन्यास विधा की रचना है। पूछता है कि यह किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। तो किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक प्रश्न ये बन गया। 2 प्रश्न, इसका प्रकाशन हुआ था 73 में। पुनर्नवा का अर्थ क्या होता है? गदहपूर्णा, यह औषधीय पौधा, ये भी सही बात है। अब आइए इसके बारे में जानते हैं, पुनर्नवा के बारे में क्या क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या क्या इसमें दर्शाया है पुनर्नवा में, ठीक है। तो पुनर्नवा उपन्यास चौथी शताब्दी की घटनाओं पर आधारित एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है। इसके बारे में आइए चर्चा मैं कर देता हूँ। यह चौथी शताब्दी, ठीक है, चौथी शताब्दी, है ना। चौथी शताब्दी में यानी कि 400 ईस्वी
यानी कि 300 के बाद, 300 या 300 के बाद चौथी शताब्दी, मतलब 300 के बाद जो चौथी शताब्दी चल रही है ईस्वी, उस समय की घटनाओं पर आधारित है। चौथी शताब्दी में घटनाओं पर, ठीक है, या चौथी शताब्दी के घटनाओं पर आधारित उपन्यास है, ठीक है, आधारित ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यास है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास पुनर्नवा, जो कि इसका औषधीय नाम है, ये गदापूर्णा नाम है, यह औषधि पौधा है। इसका प्रकाशन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1973 ईस्वी में करवाया था। ये इसमें इसमें जो घटनाएं हैं वो चौथी शताब्दी में घटी हुई घटनाएं हैं। उस समय की जो घटनाएं घटी थी, जहां से ये उठाया इन्होंने, यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है। पूछता है यह सामाजिक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है, राजनीतिक उपन्यास है, तो यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें जो कि चौथी शताब्दी की घटनाओं पर आधारित उपन्यास है, ठीक है। पुनर्नवा उपन्यास चौथी शताब्दी की घटनाओं पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से यार, यह पूछता है। पहला कि यह किस तरह का उपन्यास है, ऐतिहासिक है, ये चौथी शताब्दी में जो घटना घटी उस पर है। तो इसके प्रमुख पात्र कौन कौन है ये जान लीजिए, ठीक है। प्रमुख पात्र, तो इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? देवरात्र, देवरात, वृद्ध गोप, देवरथ, ठीक है, वृद्ध गोप। पूछता है कि देवरथ किस उपन्यास, राजहारी प्रसाद द्विवेदी किस उपन्यास का पात्र है, ठीक है। देवरथ जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के पुनर्नवा उपन्यास का पात्र है। इस पुनर्नवा उपन्यास में वृद्ध गोप भी है कलाकार, ठीक है। श्याम रूप आर्यक, श्याम रूप आर्यक, ठीक है। देवरथ, वृद्ध गोप, श्याम रूप आर्यक, मंजुला, ठीक है, मंजुला। ये उपन्यास जो पुनर्नवा है, इसमें मंजुला जो है प्रमुख कलाकार है। इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछता है कि मंजुला किस उपन्यास की कलाकार है, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के पुनर्नवा उपन्यास की कलाकार है। तो मंजुला क्यों पूछता है ज्यादा, क्योंकि मंजुला एक नृत्यांगना है, ठीक है। मंजुला नृत्यांगना, यह पूछ चुका है एक बार, ठीक है। मंजुला क्या है, नृत्यांगना है। तो यह राज प्रसादों में नृत्य क्या करती है मंजुला, कौन, मंजुला। यह मंजुला जो है नृत्यांगना किस उपन्यास की कलाकार है, तो यह पुनर्नवा उपन्यास की कलाकार है, यानी कि पात्र है, जो कि एक नृत्यांगना है। तो मंजुला क्या है, नृत्यांगना है, ठीक है। और यह जो इसमें देवरथ रहता है, देवरथ की विरोधी, नृत्यांगना तथा, ठीक है, देवरथ की विरोधी, देवरथ की विरोधी। पूछता है कि देवरथ की विरोधी कौन इसमें है, तो इसमें मंजुला है, जो देवरथ का विरोध करती है जगह जगह पे। तो यह नृत्यांगना कौन है, मंजुला। तो नृत्यांगना तथा देवरथ की विरोधी कौन है, मंजुला, इस उपन्यास में। मंजुला किस उपन्यास की पात्र है, तो यह मंजुला आपके पुनर्नवा उपन्यास की पात्र है। यह बार बार पूछता है, ठीक है। देवरथ विरोधी। इसके बाद मृणाल, यह बहुत पूछा है, मृणाल, ठीक। मृणाल पात्र भी यह पुनर्नवा उपन्यास की प्रमुख पात्रों में है। मृणाल, चंद्रा तथा देवक, चंद्रा और देवक, ठीक। ये इसके प्रमुख पात्र हैं, किसके, पुनर्नवा उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो पुनर्नवा के प्रमुख पात्र हैं, देवरथ है, वृद्ध गोप है, श्याम रूप है, आर्यक है, मंजुला एक नृत्यांगना है, तथा
देवव्रत की विरोधी है। उसके बाद मृणाल है, चंद्रा है तथा देवक है। ठीक है, ये प्रमुख पात्र हैं। ये सभी पात्र हलाद्वीप पद यात्रा शुरू करते हैं। ये सभी पात्र, ठीक है, इसमें पूछता है कौन इसमें नहीं है, तो ये सभी पात्र हैं देवव्रत, विद्यगोप, श्यामरूप, आर्यक, मंजुला, मृणाल, चंद्रा और देवक। ये हलाद्वीप एक स्थान है, तो हलाद्वीप से यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, ये सभी पात्र हलाद्वीप से पद यात्रा शुरू करते हैं। पद यात्रा शुरू करते हैं। पूछता है पुनर्नवा उपन्यास में पद यात्रा कहाँ से शुरू होती है, तो ठीक है, तो कहाँ से होती है, यह हलाद्वीप से। हलाद्वीप एक स्थान है, वहां से इन सभी कलाकारों की पद यात्रा शुरू होती है। तो देवव्रत, वृद्धगोप, श्यामरूप, आर्यक, मंजुला जो कि नृत्यांगना और देवव्रत विरोधी है, तथा मृणाल, चंद्रा और देवक, ये सभी पात्र जो हैं, प्रमुख पात्र हैं, ये सभी हलाद्वीप स्थान से पद यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, कहानी यहाँ से शुरू होती है इसकी। हलाद्वीप से ये पद यात्रा शुरू करते हैं, वहीं से इनकी कहानी शुरू होती है। तथा पूछता है कि ये लोग कहाँ जाकर मिलते हैं, तो ठीक है, हलाद्वीप से शुरू करते हैं, ये सब बीच में बिखर जाते हैं, अपना अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। इसके बाद ये सभी कलाकार, ठीक है, तथा ये सभी करते हैं, तथा ये सभी, ठीक है, मथुरा में मिलते हैं। यह कई बार पूछा है, कहाँ मिलते हैं ये लोग। पुनर्नवा उपन्यास में यात्रा जो शुरू होती है हलाद्वीप से, तो मिलते कहाँ पे जाकर के, शुरू होती है हलाद्वीप से, जाकर मिलते हैं मथुरा में। ये सभी मथुरा में मिलते हैं। ठीक है, तो देवव्रत, वृद्धगोप, श्यामरूप, आर्यक, मंजुला, मृणाल, चंद्रा, देवक, ये पुनर्नवा उपन्यास के पात्र हैं जो कि हलाद्वीप से पद यात्रा शुरू करते हैं, तथा ये सभी मथुरा में जाकर मिलते हैं। कई बार पूछा है कहाँ से, हलाद्वीप से शुरू करते हैं तो मथुरा में जाकर मिलते हैं ये लोग पुनः। ठीक है, बीच में अपना बिखरते हैं, क्या क्या होती है, घटनाएं बहुत घटती हैं। ठीक है, अब आइए इसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ी आप जान लीजिए, क्या कुछ विशेषताएं हैं ये उपन्यास, यानी कि पुनर्नवा उपन्यास के बारे में। अगर सत्य को आत्मसात न किया जाए तो समाज के शीर्ष व्यक्ति भी लोक अपवाद तथा लोक स्तुति के झूठे ब्रह्मजाल में फंसकर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। पुनर्नवा ऐसे ही पथभ्रष्टों की कहानी है। पुनर्नवा क्या है, पथभ्रष्टों की कहानी है। पथभ्रष्टों की कहानी है यह पुनर्नवा। ठीक है, पुनर्नवा क्या पथभ्रष्टों की कहानी है, ये बात सही है। यह पथभ्रष्ट ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सुसंस्कृत संस्कारी रहे हैं, लेकिन इनके इनके गलत संस्कार के कारण ये पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो इसके बारे में जो स्टेटमेंट है मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए कि पुनर्नवा में क्या है, पथभ्रष्टों की रास्ता, यानी कि ना यात्रा शुरू करते हैं लोग, अपने यात्रा में जब शुरू करते हैं लोग, तो कोई गलत रास्ते पर निकलता है, अच्छे होते हुए भी गलत रास्ते पर निकल जाता है। तो यह पथभ्रष्टों की, पुनर्नवा क्या उपन्यास क्या है, पथभ्रष्टों की कहानी है। ये इस तरह से स्टेटमेंट देगा, याद रखिएगा कि यह उपन्यास पुनर्नवा की विशेषता है। ये बात सही पूछेगा, पथभ्रष्टों की कहानी या नहीं, सुसंस्कृतों की कहानी नहीं, पथभ्रष्टों की कहानी है। ठीक है, आइए इसकी स्टेटमेंट है जो पूरा स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, उसको मिटा दे रहा हूँ, लिखना हो तो लिख लीजिए। दोस्तों ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया है कि इसका जो पूरा निचोड़ है, ठीक है, इस उपन्यास का निचोड़ कहेंगे। ठीक है, अगर इस उपन्यास का सारांश या निचोड़ कहेंगे थोड़े समय में, अगर किसी को बताना हो तो याद रखिएगा, मैं इस तरह से बताना चाहूंगा कि अगर सत्य को आत्मसात न किया जाए, आत्मसात का मतलब होता है कथनी और करनी में अंतर। जैसे कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। अगर सत्य है, कोई बात अगर कहते हैं, आप बहुत लोग
आकर के यूट्यूब पर कहीं भी ज्ञान बहुत बड़ी-बड़ी बात करते हैं, लेकिन उसको अपने अंदर नहीं लाते हैं, व्यवहार में नहीं लाते हैं, तो वो ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है? अगर आप सत्य है, कोई बात सही है कि इस पे हमें विचार करना चाहिए या हमें करना चाहिए, तो ये करना चाहिए भाषण तो अच्छा दे दिया आपने, लेकिन क्या उसको अपने अंदर, अपने व्यवहार में उतारा है? नहीं उतारा है, तो आप पथभ्रष्ट हो जाएँगे। तो इसी को कहा गया है कि अगर सत्य को आत्मसात न किया जाए, जो बात सही है, ये बात बोलने से नहीं सही होगी, उसको अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा, तो यही आत्मसात है। यानी कि सत्य को आत्मसात जब करेंगे, अगर सत्य को आत्मसात नहीं करते हैं, नहीं किया जाता, जिस समाज में सत्य को आत्मसात नहीं किया जाता, उस समाज के शीर्ष व्यक्ति यानी कि बहुत अच्छा से अच्छा व्यक्ति भी अगर हो, तो वह हमने लिखा ना कि अगर सत्य को आत्मसात न किया जाए, तो समाज का जो शीर्ष व्यक्ति भी है, ठीक है? शीर्ष व्यक्ति ना कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति हो, अच्छा गुणी व्यक्ति हो, बहुत पढ़ा-लिखा हो, संस्कारित हो, उसके अंदर किसी भी प्रकार का विकार ना हो, उसके बाद भी अच्छा होने के बाद भी लोक अपवाद, ठीक है? जो लोक यानी कि जो लोक में होता है ना, जो सब जिसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी होती है, बच्चे गाड़ी से घूमते हैं? उनकी औरतें अब अच्छे-अच्छे गहने पहन कर के मोटे-मोटे प्लंट-प्लंट लड़के रहते हैं, तो उनको उनकी तारीफ़ खूब की जाती है। लेकिन ये नहीं कहा जाता कि क्या वास्तव में जो इसने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाया है, सब कुछ बनाया, क्या वास्तव में अपनी ईमानदारी से कमाया है? नहीं। कहीं न कहीं बेईमानी से किया होगा तब तो जाकर के स्पेशल कर रहे हैं, इतनी सैलरी या किसी के कमाई नहीं होती है कि आप इतना उड़ाते चलो। ठीक उसी चीज़ को समझाने की कोशिश करें, लोक अपवाद, ठीक है? और लोक स्तुति। ठीक है? लोक स्तुति आप क बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें देखेंगे लेकिन आपका जो हमारे हम या चाहे आप हो कोई गलत काम करते हैं, गलत रास्ते से पैसा कमाते हैं, तो उसको गलत नहीं मानते क्योंकि पैसा कहते हैं पैसा आया सब कुछ सही, ठीक है? तो वही चीज़ है कि लोक स्तुति समाज में जिस सम्मान पाने के लिए आदमी कुछ भी कर रहा है, गलत तरीके से भी पैसा कमा रहा है और समाज के व्यक्ति कभी भी उस व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो व्यक्ति गलत रास्ते से पैसा कमाया है। बस ये देखते हैं उसके पास पैसा है, जब पैसा है तो सारे उसके जो विकार हैं, वो अच्छे अच्छे गुणों में यानी कि दुर्गुण जितने दुर्गुण हैं, वो सगुणों में बदल जाते हैं। समाज के लोग उसको स्तुति करने लगते हैं, यानी कि उसको तारीफ़-वारीफ़ करने लगते हैं। तो उसी वही चीज़ बता रहा है, इस ये उपन्यास बता रहा है कि अगर सत्य को आत्मसात न किया जाए, हुँ? जो व्यक्ति इतना गलत तरीके से कमा रहा है, हैं? अब भाषण आकर देगा, सत्य, ईमानदारी, अहिंसा की बात पेलेगा, तो याद रखिएगा कि वो ऐसी अगर परिस्थिति आती है, इस उपन्यास में दर्शाया गया कि इस उपन्यास की ऐसी ही परिस्थिति है कि यहाँ व्यक्ति जो है सत्य को आत्मसात न करते हुए समाज का अच्छा से अच्छा व्यक्ति भी लोकोपवाद और स्तुति समाज में इज्जत जब मिलने लगती है, गलत आदमी को भी गलत पैसा कमाने पर भी तो वही व्यक्ति अच्छा से अच्छा व्यक्ति भी अगर इसमें और इसमें पड़ता है, तो झूठे भ्रम में फँस जाता है। लगता है कि यही सम्मान सब कुछ है, ठीक है? तो वह भी एक अच्छा से अच्छा भी व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है। तो ये उपन्यास जो है, यही कहता कहता है, ये उपन्यास कुल मिला करके जो इसका सारांश है, उपन्यास जो कहना चाह रहा है, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जो समझाना चाह रहे हैं, उसमें यही समझाए हैं कि अगर असत्य को आत्मसात न किया जाए, तो समाज के शीर्ष व्यक्ति भी लोक अपवाद तथा लोक स्तुति के झूठे भ्रमजाल में फँसकर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। ठीक है? ये उपन्यास की एक ये विशेषता है, इसका निचोड़ है। ठीक है? दूसरी विशेषता यह है इसमें जो दर्शाया गया है, ठीक है? इसमें वर्ण व्यवस्था का विषय उठाया गया है। वर्ण व्यवस्था, ठीक है? का मुद्दा उठाया गया है, का मुद्दा उठाया गया है। जो वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ है भारत में, दुनिया में केवल हमारे ही यहाँ है जो इतनी खतरनाक वर्ण व्यवस्था है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुआ है, मुँह से निकला है। क्षत्रिय ब्राह्मण के भुजाओं से निकला है। वैश्य ब्रह्मा के कमर से निकला और शूद्र पैरों से निकले हैं। तो यह वर्ण व्यवस्था है भारत की। तो यह वर्ण व्यवस्था का मुद्दा इसमें इस उपन्यास में उठाया गया। यह प्रश्न बनता है इस तरह से कि 4 ऑप्शन चारों दे देगा, उसमें पूछेगा कि इनमें से कौन से उपन्यास में वर्ण व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया है। तो याद रखिएगा, पुनर्नवा उपन्यास में
वर्ण व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत जबरदस्त पूछा है। ठीक है। तो यह केबीएस का जो पेपर होने वाला है, इसके लिए खास तौर से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है। तो इसमें वर्ण व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया है। ठीक है। अगले विशेषता इसी क्या है, इसमें नारी शोषण, नारी शोषण, ठीक है, नारी शोषण का मुद्दा, ठीक है, भी उठाया उठाया गया है। तो पुनर्नवा उपन्यास में जो इसकी विशेषता है खास तौर से, कि इसमें जो व्यक्ति हैं, इनकी जो यात्रा शुरू होती है हलाद्वीप से, जितने कलाकारों को हमने बताया, और ये लोग जाकर के मथुरा में पुनः मिलते हैं। तो बीच में ये लोग जब यात्रा शुरू करते हैं, जब ये लोग कलाकार इसकी यात्रा जब शुरू करते हैं, तो उस समय अच्छे से अच्छे कलाकार भी हो, जिसमें पात्र जो हैं अच्छे चरित्र वाले चरित्रवान पात्र भी जब हलाद्वीप से यात्रा शुरू करते हैं, तो ये लोग अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। और निकल जाते हैं तो कोई अच्छे ही रास्तों पर चलता है, तो कुछ अच्छे होते हुए भी बुरे रास्तों पर चल पड़ते हैं। तो उसी को इसमें दर्शाया गया। इनकी जो यात्रा है, हलाद्वीप से यात्रा शुरू होती है, तो इसमें जो सुसंस्कृत सुसभ्य रहे हैं, जिनके समाज में बड़ी प्रतिष्ठा रही है, शीर्ष व्यक्ति रहे हैं, यानी कि अपनी जीवन की जो यात्रा शुरू कर रहे हैं, कुछ भी रास्ते में कर रहे हैं, तमाम घटनाएं घट रही है इस उपन्यास में। तो अच्छे होते हुए भी वो समाज में प्रशंसा पाने के लिए या लोक अपवाद के रूप में प्रशंसा पाने के लिए, या अपने तारीफ को पाने के लिए गलत रास्ते पर भी चलना शुरू कर देते हैं। तो अंत में तक ले आकर के मथुरा में इनको दर्शाया गया है कि किस प्रकार से अच्छा व्यक्ति भी अगर किसी भ्रम जाल में, लोक अपवाद या किसी तारीफ के भ्रम में पड़ जाए, तो वह पथभ्रष्ट हो जाता है। तो यह पथभ्रष्टों की कहानी, किस तरह से अच्छे होते हुए भी पथभ्रष्ट बन जाते हैं, उनकी कहानी दर्शाया गया है। यह जब यात्रा हलाद्वीप से शुरू करते हैं, यात्रा में तमाम तरह की घटनाएं घटते हुए ये लोग जाकर के मथुरा में मिलते हैं। पुनर्नवा उपन्यास है, जिसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनको वैद्यनाथ द्विवेदी के नाम से भी जाना जाता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसी उपन्यास में वर्ण व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया है, तथा इसमें नारी शोषण का भी मुद्दा उठाया है। तो दोस्तों, हमने यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास पुनर्नवा के बारे में चर्चा किया, जिसमें हमने बताया कि किस प्रकार से इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, उपन्यास का, पुनर्नवा का अर्थ क्या, हमने बताया। खास तौर से अभी जो केबीएस का एग्जाम होने वाला है, इसमें एक प्रश्न बहुत जबरदस्त बनता है। याद रखिएगा, आप लोग हमारे चैनल को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला इनका जो उपन्यास है, उसमें उसमें हम मिलते हैं। इनका उपन्यास है अनाम दास का पोथा। ठीक है, इनका अंतिम उपन्यास अनाम दास का पोथा, जिसका प्रकाशन 1976 में हुआ था। तो मिलते हैं अगले उपन्यास में अनाम दास का पोथा। ठीक है, नमस्कार।